नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम प्रोफेसर चा को देखते हैं जो कि उस इनविजिबल दीवार को पार करने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी वहाँ सीनियर घोस्ट आ जाते हैं जो कि उन्हें इस तरह से स्ट्रगल करता देख बताते हैं कि वो इसे पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक कोमा घोस्ट की बॉडी जहाँ होती है उसके 100 मीटर के रेडियस में ही वो घूम फिर सकता है। और ऐसा इसलिए है कि अगर उन्हें कभी होश आए तो वो आस पास ही रहें और जल्दी से अपनी बॉडी में जा सके। तो ऐसे में वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो इस बाउंड्री को नहीं पार कर पाएंगे, क्योंकि अभी उनकी बॉडी आईसीयू में है जिसका 100 मीटर का दायरा यहाँ पर खत्म होता है। पर एक कोमा घोस्ट के लिए इतने सारे रूल है, ये जानकर प्रोफेसर चा और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पर अब रूल हैं तो हैं, इसमें सीनियर घोस्ट क्या कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर वो ये सब रूल नहीं मानना चाहते तो सिंपल है, मर जाए। खैर दूसरी तरफ हम चीफ बैन और वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि चेयरमैन के केस के सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे थे, क्योंकि चेयरमैन की इस तरह से हालत बिगड़ जाने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो ऐसे में अथॉरिटी को ये क्लियर करना जरूरी हो गया था कि इस प्रॉब्लम के लिए कौन जिम्मेदार है, क्योंकि चेयरमैन कोई मामूली पेशेंट नहीं है और अगर उनकी ये खबर बाहर आ गई तो हॉस्पिटल काफ़ी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। पर चीफ बैन उन्हें प्रोफेसर चा की हालत के बारे में बताते हैं कि वो कोमा में हैं और कब तक होश में आएंगे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि प्रोफेसर चा इस केस के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, पर अब उनकी जो हालत है ऐसे में उनके होश में आने का इंतजार तो नहीं किया जा सकता था। तो वाइस प्रेसिडेंट चीफ बैन को जल्द से जल्द कॉन्फ्रेंस रखने को कहते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम आईसीयू में प्रोफेसर चा के पास 2 नर्सेस को देखते हैं जो उनकी कंडीशन के बारे में बात कर रही थी, जहाँ की एक नर्स दूसरी नर्स को बताती है कि अगर प्रोफेसर चा को जल्दी होश नहीं आया तो ट्रैकियोस्टमी के जरिए उनके अंदर फीडिंग पाइप डाली जाएगी और 1 महीने बाद उन्हें नर्सिंग होम में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वैसे प्रोफेसर चा को इस हाल में देखकर उन दोनों को भी दुख हो रहा था, और तो और उनका कोई अपना भी नहीं था जिससे कि उनके ट्रांसफ़र की बात की जा सके। तो उन्हें आज तक कितना अकेला महसूस होता रहा होगा, ये सोच के उन दोनों को भी उनके लिए बुरा लगता है। खैर वहीं खड़े प्रोफेसर चा भी उनकी बातें सुन रहे थे और खुद को इस हाल में देखकर वो काफी दुखी थे। तो वो आईसीयू से बाहर आ जाते हैं और खुद को समझाते हुए कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ खास था भी नहीं, आखिर रोज सर्जरी करने के अलावा उनके पास काम ही क्या था। तो अगर वो नहीं भी बच पाएंगे तो कोई बात नहीं, उन्होंने पर्याप्त अपनी जिम्मेदारियां निभा ली हैं। तो जब उनके जाने का समय आएगा वो शान से चले जाएंगे। तो वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनके कनपटी पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है और ये थप्पड़ मारने वाला कोई और नहीं बल्कि चेयरमैन जांग थे, जो कि उनसे कहते हैं कि मुझे सही किए बिना तुम कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो, आखिर ये जो प्रॉब्लम हुई है उसे कौन सही करेगा अगर तुम चले गए तो। पर प्रोफेसर चा तो उन्हें इस तरह अपने सामने देखकर बिल्कुल भौचक्के रह गए थे, और तो और चेयरमैन का थप्पड़ भी जोरदार लगा था। और वो इसलिए क्योंकि चेयरमैन जब जवान थे तो काफ़ी कसरत किया करते थे। तो इससे पहले कि वो अपने कुछ और दांवपेच प्रोफेसर चा पर आजमाते, प्रोफेसर चा वहाँ से भाग लेते हैं और चेयरमैन भी उनके पीछे जाने को होते हैं। पर तभी वो उसी तरह से एक इनविजिबल दीवार से टकरा जाते हैं जैसे कि प्रोफेसर चा टकराए थे। और ये सब सीनियर घोस्ट और वो दूसरा घोस्ट भी देख रहे थे जिसे कि हमने पहले भी देखा है। वैसे इस दूसरे घोस्ट को हम क्या कह के बुलाएंगे ये हम आगे डिसाइड करेंगे। खैर इधर चेयरमैन से बचकर प्रोफेसर चा दूसरी जगह आते हैं कि तभी वहाँ सीनियर घोस्ट भी आ जाते हैं। पर उनके इस तरह अचानक से आ जाने से प्रोफेसर चा डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि चेयरमैन है, लेकिन सीनियर घोस्ट बताते हैं कि वो चेयरमैन नहीं बल्कि उनका घोस्ट है। तो ये सुन प्रोफेसर चा को लगता है कि चेयरमैन जैंग भी मर गए, पर सीनियर घोस्ट उनका डाउट क्लियर करते हैं कि वो मरे नहीं हैं बल्कि उन्हीं की तरह कोमा में चले गए हैं। तो अब से चेयरमैन भी प्रोफेसर चा की तरह एक कोमा घोस्ट है। पर ये सुन तो प्रोफेसर चा को और हैरानी होती है, क्योंकि उन्होंने तो चेयरमैन की बिल्कुल परफेक्ट सर्जरी की थी, तो वो कोमा में कैसे जा सकते हैं। जिस पर कि सीनियर घोस्ट उन्हें कहते हैं कि क्या पता वो तुम्हारी सर्जरी से नहीं बल्कि किसी और वजह से कोमा में गए हों। तो ये सुन प्रोफेसर चा को डॉक्टर ली की वो बात याद आती है जब वो सेजिन से मिलने गए थे और डॉक्टर ली ने उन्हें बताया था कि अचानक से चेयरमैन का तेजी से ब्लड प्रेशर लो होने लगा है। तो इस बारे में जानने के लिए प्रोफेसर चा चेयरमैन से मिलना चाहते थे। तो वो सीनियर घोस्ट से पूछते हैं कि वो इस समय कहाँ है, जिस पर कि सीनियर घोस्ट उन्हें बताते हैं कि इस समय वो वीआईपी वार्ड में है, जो कि लास्ट वाला रूम है। तो जल्दी से प्रोफेसर चा उनके रूम की तरफ जाते हैं, पर तभी वहाँ सेजिन भी आ जाती है।
पर सेजिन को यहाँ देखकर प्रोफेसर चा काफी सरप्राइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसने उन्हें जो मैसेज भेजा था उसमें लिखा था कि वो कल अमेरिका चली जाएगी, इसीलिए वो जाने से पहले उनसे कुछ बात करना चाहती है। और इसीलिए प्रोफेसर चा तुरंत भागे भागे उससे मिलने गए थे, पर वो वहाँ आई ही नहीं थी। और फिर उन्होंने उसे अपने ऑपरेशन के वक्त देखा था। तो ये सब सोच प्रोफेसर चा भी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन फिर सेजिन चेयरमैन से मिलने के लिए गेट नॉक करती है, पर वहां पहरा दे रहे गार्ड्स उसे अंदर आने की परमिशन नहीं देते। पर सेजिन की चेयरमैन से मिलने की 9वीं कोशिश थी, तो वो उन लोगों से उनसे मिलने देने को कहती है। लेकिन तभी वहाँ चेयरमैन का बेटा आ जाता है और सेजिन को बातें सुनाने लगता है, जिससे कि यहाँ हमें पता चलता है कि वो सेजिन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। पर सेजिन उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो कम से कम चेयरमैन की रिपोर्ट ही उसे देखने दे, क्योंकि उसने सुना था कि उनकी सर्जरी अच्छी गई थी, लेकिन फिर भी उनकी हालत बिगड़ गई। तो वो ये देखना चाहती थी कि कहीं सर्जरी के बाद कोई गलत इंजेक्शन या किसी तरह का इन्फ्यूजन तो नहीं दिया गया। पर चेयरमैन का बेटा इसके लिए भी तैयार नहीं होता और उसके साथ बहुत ही रूडली बिहेव करते हुए उसे यहाँ से हमेशा के लिए चले जाने को कहता है। वैसे ये बात तो क्लियर थी कि उन दोनों में भाई बहन जैसा कोई रिश्ता नहीं था और ना ही वो दोनों एक दूसरे से कोई रिश्ता रखना चाहते थे। तो उनके बेटे से कहती है कि वो दोबारा वापस आएगी और तब उसे ये गेट भी खोलना पड़ेगा और चेयरमैन की रिपोर्ट भी दिखानी पड़ेगी। तो इतना कह वो वहां से चली जाती है। पर प्रोफेसर चा भी वहां खड़े ये सब सुन रहे थे, तो वो भी सेजिन के पीछे पीछे आते हैं, जो कि एक जगह बैठकर रो रही थी। तो सेजिन को इस तरह रोता हुआ देख उन्हें बुरा तो लग रहा था, पर यह बात उन्हें और बुरी लग रही थी कि सेजिन ने उन्हें छोड़ दिया ऐसा बिहेवियर सहने के लिए। खैर जो भी है, यहाँ एज एन ऑडियंस हमें ये तो समझ आता है कि भले ही प्रोफेसर चा सेजिन से नाराज हो, पर उसे इस तरह रोता देख उन्हें अभी भी तकलीफ होती है। खैर फिर नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर किम को देखते हैं, जो कि कंप्यूटर में चेयरमैन का सर्जिकल रिकॉर्ड देख रहे थे। और तभी वहाँ प्रोफेसर चा भी आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी चेयरमैन के इस हालत की वजह पता करना था। तो वो भी उस रिकॉर्ड को देखने लगते हैं। पर अभी वो देख ही रहे थे कि तभी स्टाफ मेंबर डॉक्टर किम को आवाज देती है, जिससे कि वो कंप्यूटर बंद करके उसकी बात सुनने लगते हैं। पर अब प्रोफेसर चा को तो रिकॉर्ड देखना था और वो खुद से कंप्यूटर को चलाना तो क्या छू भी नहीं सकते थे। तो यहाँ पर डॉक्टर किम की बॉडी पोजेस्ट करने को सोचते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि डॉक्टर किम पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। तो सीनियर घोष जो कि वहीं बैठे थे कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, और तुम तो शुक्र मनाओ कि ऐसा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अगर तुम ऐसा कर लोगे तो इसका मतलब है कि तुम मर गए हो। खैर तभी वहाँ डॉक्टर ऑन आते हैं, जो कि डॉक्टर किम को अपने साथ बाहर कुछ बात करने के लिए बुलाते हैं। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर ऑन और डॉक्टर किम को साथ में देखते हैं और उनके पीछे पीछे प्रोफेसर चा भी वहाँ आ जाते हैं। तो डॉक्टर ऑन डॉक्टर किम से इस तरह से चेयरमैन की अचानक से हालत बिगड़ जाने की वजह पूछते हैं, और यही तो प्रोफेसर चा भी जानना चाहते थे। तो डॉक्टर किम बताते हैं कि हुआ यूं कि चेयरमैन की अचानक से सर्जरी की जगह फूट गई थी। तो उन्होंने एपीटीटी टेस्ट किया और पता चला कि उनके अंदर हेपरिन की मात्रा ज्यादा हो गई है। पर चीफ बैल के कहने पर चेयरमैन को उन्होंने प्रोटामीन दे दी है, तो अब उनके पल्स नॉर्मल है, पर उनका ब्लड प्रेशर काफी लो हो गया था, जिसकी वजह से उनका ऑक्सीजन उनके दिमाग तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो ये सुन डॉक्टर और प्रोफेसर चा दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हेपरिन ज्यादा कैसे हो गई। तो डॉक्टर ऑन डॉक्टर किम से पूछते हैं कि चेयरमैन को उन्होंने कितनी हेपरिन दी थी, जिस पर कि डॉक्टर किम बताते हैं कि 5000 यूनिट, जैसा कि उन्होंने कहा था। पर ये सुन तो प्रोफेसर चा बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर ऑन को 500 यूनिट ही देने को कहा था, जबकि डॉक्टर ऑन डॉक्टर किम को कहते हैं कि उन्होंने तो 1000 यूनिट देने को कहा था। पर ये सुनकर भी प्रोफेसर चा डॉक्टर ऑन पर नाराजी होते हैं, क्योंकि 1000 यूनिट भी ज्यादा है। लेकिन फिर डॉक्टर किम बताते हैं कि उन्होंने डायरेक्ट चेयरमैन को हेपरिन नहीं दी, बल्कि वो कहीं बिजी हो गए थे, तो उन्होंने ऐसा करने के लिए गुशियांग से कहा था। पर उन्होंने 1000 कहा था या 5000 यूनिट, ये वो गुशियांग से क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि चीफ बैन ने चेयरमैन के बारे में किसी से भी बात करने से मना किया था। तो इसका मतलब यही वो फेवर है जिसके बारे में डॉक्टर किम गुशियांग से पूछ रहे थे। पर प्रोफेसर चा का तो ये सुन बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है, तो वो गुशियांग को खोजने के लिए चले जाते हैं। और तभी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गुशियांग उन्हें मिल जाता है, जो कि इंटर्न ओ के पास जा रहा था। तो प्रोफेसर चा उस पर काफी नाराज होते हुए उसकी ओर आते हैं, लेकिन अचानक से न जाने कैसे वो वापस से उसकी बॉडी में चले जाते हैं और उन्हें इसका पता भी नहीं चलता। और तभी वहाँ डॉक्टर ऑन भी आ गए थे।
तो उनसे कहते हैं कि तुम हेपरिन के बारे में ही बात करने आए हो ना, इसी नालायक ने ये गलती की है। पर गुशियांग उन्हें तो कहीं दिख ही नहीं रहा था और अपने सीनियर के सामने ऐसी लैंग्वेज यूज करने के लिए इंटर्न उन्हें डांटने लगती है, जिससे कि तब जाके उन्हें रियलाइज होता है कि वो इस समय गुशियांग की बॉडी में है। लेकिन तभी उन्हें सीनियर घोस्ट की बात याद आती है कि अगर वो किसी की बॉडी पोजेस्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब वो मर चुके हैं। तो प्रोफेसर चा जल्दी में कहीं जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ एक इमरजेंसी पेशेंट आता है जो कि कंस्ट्रक्शन साइट से नीचे गिर गया था और उसके पेट में एक लोहे की रॉड घुस गई थी। तो इंटर्न गुशियांग यानी प्रोफेसर चा को रोकते हुए कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारा पेशेंट है, तुम्हें इसे ट्रीट करना है। पर प्रोफेसर चा काफी जल्दी में थे तो वहीं खड़े खड़े ग्लव्स मंगाते हैं और अपने हाथ से उस आदमी का घाव चेक करके बताते हैं कि इस आदमी के वेन्स और ऑर्गन डैमेज नहीं हुए हैं, बस रॉड घुसने से उसे 10 सेंटीमीटर का घाव आ गया है। तो ऐसे में बस उस घाव को साफ करके स्टिचेस लगाने हैं। तो इसकी जिम्मेदारी वो इंटर्न ओ को सौंपकर जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। पर एक बार फिर से गुशियांग का ये रूप देखकर इंटर्न काफी हैरान थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब गुशियांग को घाव साफ करने को कहा गया था तो उसका क्या हाल हो गया था ये तो हमने देखा ही है। और अगर अभी भी आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। खैर इधर प्रोफेसर चा भागे भागे सीनियर घोस्ट के पास आते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि एक बार उन्होंने फिर से गुशियांग की बॉडी पोजेस्ट कर ली, यानी वो इसकी बॉडी को काबू में कर सकते हैं। पर अब उन्हें ये जानना है कि इस बॉडी से निकलना कैसे है। तो ये कंफर्म करके कि वो प्रोफेसर चा ही हैं, सीनियर घोस्ट उन्हें बताते हैं कि वो बाहर निकलने के लिए अपनी बॉडी को ताकत से बाहर की ओर धक्का दें। तो प्रोफेसर चा ऐसा ही करते हैं और गुशियांग की बॉडी से बाहर निकल आते हैं और उनके बाहर निकलते ही गुशियांग भी अपनी सेंस में आ जाता है, पर खुद को यहाँ देखकर बिल्कुल भौचक्का रह जाता है। पर प्रोफेसर चा तो यही नहीं समझ पा रहे थे कि बॉडी पोजेस्ट करने वाला आइडिया गुशियांग पर ही काम करता है, बाकियों पर क्यों नहीं। जबकि गुशियांग को भी ये डर लगने लगता है कि कहीं सच में उस पर कोई भूत तो नहीं चढ़ जाता। तो ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कहने लगता है कि भूत मुझसे दूर रहो। पर गुशियांग को इस तरह से डरा देख प्रोफेसर चा को तो बहुत मजे आ रहे थे, क्योंकि वो बड़ा कह रहा था ना कि उनकी किस्मत है जो उनका एक्सीडेंट हुआ, तो इसी तरह से ये उसकी किस्मत है जो उस पर भूत का साया है। पर अपने इस हाल से परेशान होकर गुशियांग वहां से चला जाता है। वैसे सीनियर घोस्ट भी प्रोफेसर चा की इस खुशी में खुश होते हैं, पर साथ ही साथ उन्हें वार्न भी करते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर वो उसकी बॉडी में घुस पा रहे हैं तो बस अंदर बाहर ही करते रहें, क्योंकि अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो वो खुद कभी होश में नहीं आ पाएंगे। तो सीनियर घोस्ट की ये बात सुनकर प्रोफेसर चा भी सीरियस हो जाते हैं और फिर हम गुशियांग को अकेले सीढ़ियों पर बैठा देखते हैं, जो कि एक बार फिर से अपने दिमाग को शांत करने के लिए टेबल पढ़ रहा था। और फिर वो अपनी माँ को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि वो गाना भी अच्छा गा लेता है और देखने में भी काफी हैंडसम है, तो वो डॉक्टर बनने की बजाय अगर सिंगर या एक्टर बन जाए तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी। जिस पर उसकी माँ कहती हैं कि अगर वो डॉक्टर के अलावा कुछ और बनेगा तो उसे प्रॉपर्टी से निकाल दिया जाएगा। हालांकि वो भी अपने बेटे की परेशानी समझ रही थी, पर वो भी मजबूर थी। तो इसी के साथ हमें पार्ट यही खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत तेज जुकाम हो गया है और इस रिकॉर्डिंग के दौरान मैं इतनी बार छींक चुकी हूँ कि और रिकॉर्ड करूंगी तो थोड़ी देर में मेरी भी आत्मा बाहर निकल आएगी। पर नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप कोई भी अपडेट ना मिस करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करके शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।